वो 10 दिन अंतिम भाग। संजीव गुरुजी से उत्साहित होकर मिला और उनसे कहा, मुझे आपसे कल के विषय में बात करनी है। कल जब मैंने थोड़ी देर वह किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा वर्षों बाद मुझे सुकून मिला हो, पर मैं उसे लगातार नहीं कर पा रहा था। बार बार ध्यान भंग हो रहा था। यह तो बहुत अच्छी बात है संजीव, तुम्हें शांति का अनुभव हो रहा है, गुरुजी ने कहा। तभी किसी ने पीछे से आवाज़ दी, दादाजी। दोनों ने देखा कि लक्ष्य उन्हें बुला रहा था। लक्ष्य ने 3 पीस सूट और मैचिंग टाई पहन रखी थी। उसके बाल उसने करीने से सेट करके बनवाए थे। उस वेशभूषा में वह बिजनेस टाइकून लग रहा था जो कि वह असल में था। उसके इस रूप में देख संजीव का भी मुंह खुला का खुला रह गया। तभी गुरुजी ने लक्ष्य से पूछा, तुम्हारी सारी तैयारी हो गई जाने की? जी दादाजी। तभी संजीव ने पूछा, क्या तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, बिजनेस में कुछ इशू हो गए, उनको सॉल्व करने के लिए जाना है। वैसे भी आज नहीं तो कल जाना ही था, लक्ष्य ने थोड़ा उदास होकर कहा। यह बात सुनकर संजीव कुछ देर के लिए खामोश हो गया। फिर उसने गुरुजी से पूछा, आपने अभी तक लक्ष्य का परिचय क्यों नहीं कराया? इस प्रश्न का उत्तर तो तुम्हें प्रांगण में ही मिलेगा, तो प्रांगण में आओ। यह कहकर गुरुजी चले गए। कुछ देर में सब लोग प्रांगण में मौजूद थे। तभी उन्होंने देखा कि लक्ष्य गुरुजी के साथ खड़ा था। फिर गुरुजी लक्ष्य से कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वैसे आप लक्ष्य को जानते हैं, पर आज मैं इसे अपने पोते के रूप में आपसे इसका परिचय कराता हूँ। मिलिए लक्ष्य अग्निहोत्री से, मेरा पोता। लक्ष्य का परिचय देते समय गुरुजी की आंखों में चमक थी। संजीव को छोड़कर बाकी सभी लोग वहाँ थोड़े चौंके थे। फिर गुरुजी ने कहा, आप सभी यही सोच रहे हैं ना, इतने दिनों तक मैंने इसका परिचय क्यों नहीं कराया? आज ही क्यों? इसलिए क्योंकि आज यह यहाँ से जा रहा है। यह कहते वक्त गुरुजी और लक्ष्य दोनों ही थोड़ा सा उदास हो गए थे। और पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं चाहता था लक्ष्य को आप लोग उसके व्यवहार से जाने, ना कि मेरी पहचान से। यदि मैं शुरुआत में ही उसका परिचय करा देता, आप लोगों का उसके प्रति जो व्यवहार है बदल जाता और आप उससे मिलने में एक मुखौटा ओढ़ लेते। मैं जानता हूँ यहाँ पर लक्ष्य के साथ आप लोगों ने हर तरह का व्यवहार किया है। किसी ने उसे मित्रता का व्यवहार किया तो किसी ने उसको मेरा नौकर समझ उससे बदतमीजी की। वास्तव में मैं लक्ष्य को ज़िंदगी की वास्तविकता समझाना चाहता था कि हमारे जीवन में हमसे हर तरह के लोग मिलेंगे। यदि किसी की वास्तविकता जाननी हो तो उसके सामने उससे कमज़ोर होकर मिलो। उस व्यक्ति का व्यक्तित्व अपने आप समझ में आ जाएगा। इस बात पर जिन व्यक्तियों ने लक्ष्य के साथ बुरा बर्ताव किया था, उन्होंने अपनी नज़रें झुका ली। खैर, आज जबकि मेरा पोता जा रहा है, आप में से कई लोगों का भी आज आखिरी दिन है। आज मैं आप लोगों को और लक्ष्य को एक बात कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ आप में से कई लोग यहाँ इसलिए आए हैं कि उनके गुस्से का निवारण हो सके और यहाँ पर ध्यान करके आपको शांति भी मिलेगी। परंतु वास्तविकता यह है, जैसे ही आप यहाँ से निकलकर अपनी दुनिया में जाएंगे, आप वापस वैसे ही बन जाएंगे जैसे आप थे। क्योंकि यहाँ पर जो आपको वातावरण मिला और जो बाहर का वातावरण है, दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। सभी लोग आपस में खुसर फुसर करने लगे। यह बात सुनकर कई लोग परेशान हो गए। तो किसी ने प्रश्न किया, तो गुरुजी, यदि हम यहाँ से जाकर वैसे ही हो गए तो हमारा यहाँ आने का क्या फ़ायदा हुआ? गुरुजी, कोई उपाय बताइए कि जिससे हम जैसे यहाँ है बाहर भी वैसे ही रहे। इसका तो एक ही उपाय है, मुक्ति की भावना। गुरुजी ने कहा, जब आप हर चीज़ से मुक्त हो जाओगे, आप शांत होते चले जाओगे। पर हम अपनी जिम्मेदारी और अपने कर्मों को तो नहीं छोड़ सकते ना? किसी ने प्रश्न किया। मैंने कर्मों से भागने को नहीं कहा है, मैंने मुक्त होने को कहा है। पर दोनों में अंतर क्या है? जब आप अपनी जिम्मेदारियों से भागकर सन्यासी बनते हो तो यह कर्मों से भागना है। परंतु जब आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी उससे आसक्त नहीं होते तो उसे मुक्त होना कहते हैं। इसको एक साधारण से उदाहरण से समझा जा सकता है।
यदि कोई लालची व्यक्ति है, उसका 10 रुपये भी चोरी हो जाता है तो वह उस पर ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा करता है, परंतु जब उसके मन में लालच नहीं है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिंदगी की वास्तविकता भी यही है। हम जितना रिश्तों को, चीज़ों को, विचारों को पकड़ कर रखते हैं, उतना ही हम उसके मोह में फंसते चले जाते हैं। यदि उनको छोड़ दिया जाए तो हम उस वक्त से मुक्त हो जाएंगे। सभी का यही विचार है कि गुस्सा अच्छा नहीं होता है, परंतु यह सच है कि कुछ सीमाओं के बाद गुस्सा भी ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि ऐसा ना होता तो प्रकृति वह गुण हम में डालती ही नहीं। लेकिन गुस्सा आने में और करने में फ़र्क है। यदि गुस्सा सही जगह किया जाए तो वह हमारे लिए प्रगति का काम करता है, परंतु यदि गलत जगह किया जाए तो वह हमारे विनाश का काम करता है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आप लोगों से लड़ाई झगड़ा करो, उनको मारो पीटो, उनसे उल्टा सीधा बोलो। गुस्से का एक साधारण सा अर्थ है कि गलत के खिलाफ गुस्सा करना, ना कि गुस्सा करके गलत करना। यदि इस बात को समझा जाए तो आप स्वयं से ही गुस्सा करना छोड़ देंगे। अच्छा, अब इजाज़त दे, इसके जाने का समय हो गया है। गुरुजी ने हाथ जोड़े और लक्ष्य को गले लगाकर विदा किया। सभी लोग लक्ष्य को विदा कर रहे थे। जिन लोगों ने उसके साथ गलत व्यवहार किया वह लक्ष्य से माफ़ी मांग रहे थे। लक्ष्य जब संजीव के पास पहुंचा तो संजीव ने उससे माफ़ी मांगी। इस पर लक्ष्य ने संजीव से कहा, माफ़ी तो आपको तभी मिलेगी जब आप अपनी गलतियों को सुधार लेंगे। मैं जानता हूँ मुझसे बहुत गलतियाँ हुई है और उनका अब मुझे एहसास भी है, इसीलिए अगली बार मिलोगे तो तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। यह कहकर संजीव ने लक्ष्य को गले लगा लिया और उसे नम आंखों से विदा किया। लक्ष्य के जाने के बाद सभी लोगों ने अपने दिनचर्या को पूर्ण किया, परंतु आज संजीव अभी भी बहुत परेशान था। तभी गुरुजी ने उसके पास आए और उससे कहने लगे, संजीव, तुम्हारे घर से फ़ोन आया था, थोड़ी देर में वे लोग पहुंच रहे हैं। तभी गुरुजी ने संजीव की ओर देखा, वह बहुत परेशान दिख रहा था। गुरुजी ने उसे परेशान देखकर उससे पूछा, क्या हुआ, कोई समस्या है? इस पर संजीव बोला, गुरुजी, मैंने अभी आपकी किसी भी क्रिया को ढंग से नहीं किया है। मुझे तो पता भी नहीं है मैं कैसे अपने गुस्से को नियंत्रित करूंगा। इन 10 दिनों में मैं ज़्यादा देर ध्यान नहीं कर पाया हूँ। इस पर गुरुजी ने मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें ध्यान करना सीखना था या अपने गुस्से को नियंत्रित करना? अपने गुस्से को नियंत्रित करना, पर वह तो ध्यान से ही संभव है। संजीव ने कहा, संजीव, ध्यान करना तुम्हें आता है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि तुम ही नहीं जानते इस बात को। यह बात सुनकर संजीव उन्हें हैरानी से देखने लगा। इस पर गुरुजी बोले, याद है मैंने तुमको कल एक क्रिया करने को दी थी? संजीव ने हाँ में सिर हिलाया। यदि तुम्हें ध्यान करना नहीं आता तो तुम उस क्रिया को पूरा दिन नहीं कर सकते थे। 5 मिनट बाद ही तुम्हें समस्या आने लगती। रही बात गुस्से पर नियंत्रण रखने की, तो मैंने पहले कहा था, फिर से कह रहा हूँ, चीज़ों से मुक्त होना सीखो। जब तुम छोटी छोटी बातों से ऊपर उठने लगोगे तो तुम्हारा गुस्सा स्वयं ही कम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें इस बात का एहसास हो चुका है कि अपनी कमियों को जानना उसकी सुधारना की ओर पहला कदम होता है। पहला कदम तो तुम ले चुके, आगे का सफ़र तुम्ही को ही तय करना है। रास्ता तुम्हें पता है, बस तुम्हें उस पर चलना है। नारद ऋषि ने तो केवल रत्नाकर डाकू को उसकी गलती का एहसास दिलाकर उसे मार्ग दिखाया था। आगे का सफ़र तय करके ऋषि वाल्मीकि वे स्वयं ही बने थे। यही बात तुम पर भी लागू होती है। संजीव अब शांत हो चुका था। उसने झुककर गुरुजी को पैर छुए और उन्हें दंडवत किया। गुरुजी ने भी आशीर्वाद दिया, जाओ, अपने आगे की यात्रा में सफल हो, तुम्हारा परिवार तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। बाहर आकर संजीव ने देखा कि उसका पूरा परिवार उसके सामने खड़ा था। रूही, दीपाजी, रमेश जी, आंखों में उससे मिलने की चमक अलग ही दिखाई दे रही थी। संजीव ने सबसे पहले रमेश जी के पैर छुए और उनसे कहा, पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए। इस पर रमेश जी भावुक होते हुए बोले, बेटा, मैं तो तुमसे कभी नाराज़ था ही नहीं। कहीं ना कहीं हम सब भी तुमसे इस व्यवहार के जिम्मेदार थे, पर आगे से वादा करते हैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं देंगे। ऐसा मत कहिए, मुझे समझ में आ गया है कि आप गलत नहीं थे।
गलत तो बस हालात है जिसमें मुझसे ज़्यादा तो आप फंसे हुए थे। इसके बाद संजीव ने दीपा जी के पैर छुए। इस पर दीपा जी भावुक होते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दे मेरे बच्चे, मैंने तुझे इतना परेशान किया। नहीं माँ, नहीं, यह कहकर संजीव ने उन्हें गले लगा लिया। इसके बाद संजीव ने रूही की ओर देखा और दोनों ही एक दूसरे को खामोशी से देख रहे थे। यह 10 दिनों का इंतज़ार रूही के लिए 10 साल के बराबर था। रूही कुछ कह नहीं पा रही थी। तभी संजीव ने कहा, अगर माफ़ी मांगो तो कम है। तभी रूही ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, ना कोई शिकवा, ना कोई शिकायत, सिर्फ नई शुरुआत। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। समाप्त। दोस्तों, कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।